स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम सभी स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी का पहला लेक्चर है। इसमें हम आपको डिटेल में समझा देंगे इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, इम्यूनिटी क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बाकी इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको पूरा एक समरी दे देंगे, यानी कि जितने भी तरह की इम्यूनिटी है उसे आप एक नज़र में देख सकेंगे। बाकी जितने भी तरह की इम्यूनिटी होती है उसके बारे में हम आउटलाइन पूरा समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि इसी के साथ पूरी इम्यूनोलॉजी समाप्त हो जाएगी। ये जितने भी तरह की इम्यूनिटी है आगे के लेक्चर में हम आपको एग्जाम्पल सहित पूरा डिटेल में समझाएंगे, और जितने भी डाउट आपके अंदर इम्यूनिटी से संबंधित है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ आपको एक नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। आप पढ़ करके एग्जाम में अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। तो एकदम आसान तरीके से समझिए। देखिए, इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इम्यूनॉस और लोगॉस, जिसमें इम्यूनॉस का मतलब होता है इम्यूनिटी और लोगॉस का मतलब होता है स्टडी। लोगॉस तो कॉमन शब्द है, इसके बारे में आप हमेशा से सुनते आए हैं। इम्यूनॉस का मतलब इम्यूनिटी। तो इन दोनों शब्दों से आप ये क्लियर हो गए होंगे कि इम्यूनिटी का अध्ययन ही इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इतनी बात तो आप एकदम समझ गए। अब असली बात तो यह आती है कि इम्यूनिटी किसे कहा जाता है। तो देखिए, इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द है जो मेडिकल या फिर बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब से कोरोना आया तब से आम आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसके बारे में जानने लगा है। इम्यूनिटी शब्द सुन गए हैं सभी लोग। इतना भी जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर की एक क्षमता होती है जो बाहर से आए हुए रोगाणुओं या सूक्ष्मजीवों या पैथोजन्स जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाना चाहते हैं उनसे लड़ने की एक क्षमता होती है। इतना तो सब लोग जान गए, लेकिन उनके लिए तो इतना काफ़ी है। अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमें पूरा विस्तार से ये बातें समझना पड़ेगा। इसे आप एकदम अच्छे से जानेंगे तभी सही रहेगा। तो देखिए, इम्यूनिटी है क्या चीज़। तो देखिए, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि लगातार हमारे ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर अन्य बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे शरीर पर लगातार आक्रमण बोलते रहते हैं, हमारे शरीर पर लगातार अटैक करते रहते हैं और वो हमें बीमारी फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी क्षमता होती है कि जो इन रोगाणुओं से, इन पैथोजन से लड़ जाती है और हमें बीमारी नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि हमारे अंदर अगर इम्यूनिटी नहीं होती, तो ये जो पैथोजन है वो हमें रोज़ बीमारी फैला देते, यानी कि हम रोज़ बीमार पड़ जाते और एक छोटी सी छोटी बीमारी किसी की डेथ के लिए काफ़ी रहती। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे अंदर भी क्षमता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए, फंजाई से लड़ने के लिए, जिससे हमें बीमारी नहीं होती है। कभी कभी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है या समय से तैयार नहीं रहती है उन्हें किल करने के लिए, तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं। कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो हमारे अंदर इम्यूनिटी है, लेकिन अब वो कितनी प्रबल है, कितनी दुर्बल है, या पैथोजन कितना प्रबल है, ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैथोजन आए तो हमारी इम्यूनिटी 100% उससे ख़त्म ही कर देगी। तो इम्यूनिटी तो आप समझ गए कि हमारे शरीर के अंदर की एक क्षमता है, पर शायद कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि वो क्षमता आखिर है कहाँ, अदृश्य है क्या, या शरीर के अंदर कहीं होती होगी। वो इम्यूनिटी जो क्षमता है वो आखिर है कहाँ, ये समझना है। तो आइए हम आपको एकदम प्रत्यक्ष समझा देते हैं। जैसे देखिए, कोई पैथोजन है, मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है। तो अब हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी आप समझेंगे। देखिए कैसे कैसे इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन अगर हमारे ऊपर अटैक करना चाहा तो सबसे पहले वो हमारी चमड़ी पर आएगा, यानी कि हमारी स्किन पर आएगा, तभी तो वो हमारे अंदर जाएगा। तो हमारी स्किन जो है उसको अंदर नहीं जाने देगी, रोक लेगी, चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्योंकि हमारी स्किन इतनी टफ होती है कि वो बैक्टीरिया उसे भेद करके अंदर नहीं जा सकता है, वो बैक्टीरिया को रोक लेगी। तो अब तुरंत आपने देख लिया कि ये जो चमड़ी है, स्किन है, ये भी एक प्रकार की इम्यूनिटी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है बैक्टीरिया के रास्ते से अंदर चला जाए, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर मुंह में जाएगा तो मुंह में भी सलाइवा होती है, लार होती है, और लार के अंदर भी बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को मार करके ख़त्म कर देंगे। यानी वो चैलेंज दे रहे हैं। अभी तो सबसे पहले हमारी स्किन चैलेंज दे रही है कि आओ देखें कैसे आप अंदर चले जाते हैं। तो पैथोजन हमारे अंदर नहीं जा पाया। अब वो चालाकी से सोचा कि हम मुँह के अंदर से चले जाएँ, तो मुँह के अंदर भी लार है, लार के अंदर एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मार देता है। वो भी चैलेंज करके बैठा है कि आओ देखें कैसे अंदर जाते हो। मान लीजिए पैथोजन काफ़ी प्रबल है और वो भोजन के माध्यम से हमारे आमाशय में चला गया, स्टमच में, तो भी वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। स्टमच के अंदर भी चैलेंज करने वाली इम्यूनिटी है। वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
अब वो भी बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करेगा, काफ़ी मार देता है बैक्टीरिया को। हो सकता है कोई बैक्टीरिया वहाँ से भी छूट गया, बच गया, तो आंत में चला जाएगा भोजन के माध्यम से। अब क्या होगा, हमारे लीवर से भी बाइल जूस निकलता है, यानी कि पित्त रस निकलता है, और आंत के अंदर भी कई तरह के एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो क्या ये छोड़ देंगे बैक्टीरिया को? ये भी तो मारेंगे। यानी ये भी यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं बैक्टीरिया को कि हम तुझे इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको यहीं पर किल कर देते हैं। मान लीजिए हो सकता है ऐसा भी किसी माध्यम से, चाहे आंत के माध्यम से या फिर हमारी स्किन कहीं कटी फटी है उसके माध्यम से बैक्टीरिया हमारे ब्लड के अंदर चला गया। बैक्टीरिया का मतलब कोई पैथोजन हो सकता है, केवल बैक्टीरिया का ही नहीं। मैं तो एक नाम लेकर के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए वो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर चला गया, ब्लड में चला गया। अब क्या ब्लड में जाकर वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। हमारे ब्लड में भी कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उसका भक्षण करने के लिए तैयार हैं, उसे मारने के लिए तैयार हैं। ये कोशिकाएं कई तरह का एंजाइम छोड़ती हैं, कई तरह की प्रोटीन छोड़ती हैं जो उसको मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे शरीर के बाहर से लेकर के, यानी स्किन से लेकर के मुंह के अंदर सलाइबा, अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाकी लीवर से निकलने वाला जूस, पित्त रस, ये सब जो हैं पैथोजन को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हें बीमारी नहीं फैलाने देंगे। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर के बाहर से लेकर अंदर तक की जो क्षमता है जो चैलेंज कर रही है, यही इम्यूनिटी है, बाकी कुछ खास नहीं। अब इतना ही समझने से तो काम चलेगा नहीं, इसको हम विस्तार से कौन सी इम्यूनिटी किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। अभी तो आपने आउटलाइन इम्यूनिटी देख लिया कि किसे कहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप पूरा इम्यूनिटी समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। आउटलाइन ये बातें आप जान गए होंगे, लेकिन सिर्फ जानने से तो काम चलेगा नहीं। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम आपको क्या आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एग्जाम में उसे किस तरह से दिखाए हैं, एग्जामिनर के ऊपर आप कितना प्रभाव डाले हैं, ये आपका स्कोर बनाता है। तो स्कोर बनाने के लिए आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। वो मैं पूरा एकदम साधारण सी भाषा में लिखा हूँ, बिल्कुल आराम से एग्जामिनर पढ़ करके आप स्पष्ट जान जाएगा कि क्या आपको क्या आता है, क्या आप समझते हैं। तो चलिए कैसे आप लिखेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इम्यूनिटी और इसके बारे में लिख देंगे इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी। मैंने अभी आपको बताया है इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक क्षमता है। एबिलिटी का मतलब क्या? क्षमता है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। टू प्रोटेक्ट का मतलब जो सुरक्षित करता है, सुरक्षा करता है अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज, यानी कि विरुद्ध में। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज, जो बाहर से आए हुए विभिन्न प्रकार के पार्टिकल हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, फंजाई, हेलमेंथीज, टॉक्सिक मैटर, इसमें टॉक्सिक मैटर भी शामिल है, ईटीसी, विच इंटर इनटू बॉडी, जो हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, इनके विरुद्ध में हमें सुरक्षा देने वाली जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। तो ये आप समझ गए कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। कुछ खास पॉइंट है, नीचे देख लीजिए। इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस। इम्यूनिटी को डिजीज रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, यानी कि बीमारी प्रतिरोधक कहा जाता है। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये बीमारी को रोकती है, इम्यूनिटी बीमारी को रोकती है, इसीलिए इसे डिजीज रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। एक लाइन और खास है, यहाँ देख लीजिए। द लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी, यानी कि इम्यूनिटी की कमी को ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब संवेदनशीलता। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है और ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसमें ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब ये है कि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी है। अगर असमय नहा लिया, जैसे रोज़ प्रतिदिन 10 बजे नहाते हैं, किसी दिन एकदम सुबह में नहा लिया तो बीमार पड़ जाएगा, एकदम शाम को नहा लिया तो भी बीमार पड़ जाएगा, समय से खाना नहीं खाया तो भी बीमार पड़ जाएगा, ठंडा की जगह गर्म पानी पी लिया, गर्म की जगह ठंडा पानी पी लिया तो भी उसके ऊपर असर हो जाएगा। तो इस तरह से वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, कमी रहती है। और जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी नहीं होती है, वो कभी दोपहर को नहा लिए, कभी शाम को नहा लिए, कभी सुबह में नहा लिए, कभी भूखे रह गए, कभी ज़्यादा खा लिए, कभी कोई चीज़ खा लिए, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिए, ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी प्रबल होती है। और जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी की कमी होती है, उनको अगर आप कोल्ड ड्रिंक देंगे तो कहेंगे नहीं, जुकाम हो जाएगा,
दिक्कत हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ खाने के लिए कहिए जो रोज़ नहीं खाते हैं, तो कहेंगे नहीं हम ये सब नहीं खाते हैं, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर संवेदनशीलता है, उनके पास इम्यूनिटी की क्या है, कमी है। बाकी जिनके पास इम्यूनिटी होती है वो कभी भी कुछ भी खा लेंगे, पी लेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए आगे इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, आप 2 शब्दों में यहाँ तो समझा दिए थे, लेकिन लिखेंगे कैसे, ये देखिए, द साइंस इन विच स्टडी द वेरियस फेनामेनन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर स्टडी का मतलब आप अध्ययन करते हैं, वेरियस फेनामेनन ऑफ इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी की विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसे द साइंस इन विच स्टडी द वेरियस फेनामेनन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं वेरियस फेनामेनन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की विभिन्न प्रक्रियाओं का, साथ ही साथ सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता का, एंड एलर्जी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम इम्यूनिटी की विभिन्न प्रक्रिया, साथ साथ सेंसिटिविटी एंड उसी के साथ एलर्जी, इन सब का अध्ययन करते हैं, इसी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो आपने इम्यूनिटी देख लिया, बाकी आपने देख लिया कि इम्यूनिटी को डिजीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और किसी के अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है तो उसे ससेप्टेबिलिटी भी कहते हैं। और इसके बाद आपने देख लिया कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम इम्यूनिटी की विभिन्न प्रक्रिया, साथ साथ सेंसिटिविटी और इसके साथ एलर्जी, इन सब का अध्ययन करते हैं, इसी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ये बात आप पूरी तरह से समझ गए। अब आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी में देखिए नीचे आप लिख देंगे देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज, यानी कि मुख्य रूप से 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। अभी तो इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं। उन सब के बारे में समझते हैं। देखिए पहला है इन्नेट इम्यूनिटी, या इसको नेचुरल इम्यूनिटी, या इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। अब ये 3 नाम इसके क्यों दिए गए हैं आप इसे समझिए। सबसे पहला जो नाम दिया गया है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट शब्द बना है इनबॉर्न से। इनबॉर्न का मतलब होता है जन्म से। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जन्म से ही रहती है। आप पैथोजन आए या ना आए, हमें बीमारी आए या ना आए, कोई बीमारी हमें हो या ना हो, लेकिन ये इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है। जैसे ये स्किन हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आती है। ऐसा नहीं कि जब हमको बैक्टीरिया अटैक करने आएगा तब हमारी चमड़ी बन जाएगी, स्किन बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जन्म से हमें ये स्किन मिली रहती है। तो यह इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से प्राप्त हो, इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब प्रकृति प्रदत्त, ऐसी इम्यूनिटी जो प्रकृति ने हमें खुद ही दिया है, अपने से हमने इसको नहीं जनरेट किया हुआ है, तो इसको नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। अगला शब्द काफ़ी खास है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो स्पेसिफिक ना हो, विशिष्ट ना हो, किसी विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए ना बनी हो, उसको क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक। जैसे इसका भी उदाहरण स्किन है। स्किन हमारी जो है वो किसी विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए नहीं बनी है। हमारी स्किन ये नहीं कहती है कि बैक्टीरिया आएगा तो हम रोकेंगे और फंजाई आएगा तो हम कहेंगे जाओ अंदर, ऐसा तो है नहीं। चाहे वायरस आए, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, हमारी स्किन जरूर उसे रोक लेती है। ये स्पेशल नहीं होती है किसी के लिए, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एक तरह का इम्यूनिटी हो गया, इसके 2-3 नाम हैं, और नाम क्यों दिए गए हैं ये तो आप समझ ही गए। इसके बाद जो दूसरे तरह की इम्यूनिटी आती है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त की गई इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जब हमारी शरीर के अंदर पैथोजन एंट्री करते हैं या हमारी शरीर के ऊपर अटैक करते हैं, तब यह इम्यूनिटी बनती है। इसको हम आगे विस्तार से समझाएंगे। इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी पैथोजन आने के बाद हम जब एडॉप्ट करते हैं, ढलते हैं, तो यह इम्यूनिटी तैयार हो जाती है हमारी शरीर के अंदर। यानी कुल मिलाकर आप इसका मतलब ये समझिए कि ऐसी इम्यूनिटी जो किसी पैथोजन के आने के बाद हमारी शरीर के अंदर बन जाए, उससे लड़ने के लिए, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो नॉन स्पेसिफिक का अपोजिट शब्द है स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी इम्यूनिटी का जो दूसरा प्रकार होता है, यह स्पेसिफिक होता है, किसी विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए होता है। यह हमारी शरीर में किसी प्रकार के पैथोजन के आने पर बनती है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आया और ये इम्यूनिटी बन करके तैयार हो गई, क्योंकि बाद में बनती है, पैथोजन के आने के बाद ये हमारी शरीर में बनती है, ये तो आपने पहले ही समझ लिया। तो ऐसा नहीं कि ये इम्यूनिटी बन करके तैयार हो गई बैक्टीरिया के लिए, तो फंजाई भी आएगा तो लड़ जाएगी, हेलमिंथेस भी आएगा या फिर प्रोटोजोन आएगा तो उससे भी लड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये
इम्यूनिटी जिसके लिए बनी है, जिस प्रकार के वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए या फंजाई के लिए, किसी भी प्रकार के पैथोजन के लिए बनी है, तो उसी से लड़ने में सक्षम है। हर प्रकार के पैथोजन से नहीं लड़ पाएगी। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, पर्टिकुलर किसी पैथोजन के लिए ये इम्यूनिटी बनी है। तो आप दोनों तरह की इम्यूनिटी के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए हम यह समरी देख लेते हैं इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, फिर अगले लेक्चर से हम आपको विस्तार में समझाएंगे। तो चलिए देखिए, ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के दो तरह, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे तो हम अभी आपको समझा दिए हैं। अब देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी के 4 भेद होते हैं, यानी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 4 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं। बैरियर का मतलब बाधा, और किसके लिए बाधा? पैथोजन के लिए बाधा, जो हमें बीमारी फैलाते हैं उनके लिए ये बाधा है। तो 4 तरह की ये बाधाएं, यानी 4 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं। वो कौन कौन है? देखिए, पहला है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या है? तो फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे शरीर के 2 पार्ट आते हैं। पहला तो स्किन है, यानी कि त्वचा, जिसका हमने उदाहरण लेकर कई बार अभी आपको बताया है। ये एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। बैरियर का मतलब बाधा है। किसके लिए बाधा है? पैथोजन के लिए बाधा है। कोई भी पैथोजन आएगा तो ये बाधा का काम करेगा, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने पाएगा। तो यह फिजिकल बैरियर है, स्किन। और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब जैसे अभी आप देखे हैं, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन नाक के माध्यम से एंट्री करना चाहता है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी? म्यूकस निकालती है और उसी म्यूकस में उसको चिपका लेगी, चिपका करके ख़त्म कर देगी, मार देगी। तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर 2 आते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके बारे में क्या लिखना है ये हम डिटेल में आगे के लेक्चर में आपको देंगे। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे अमाशय में चला गया कोई पैथोजन, तो वहाँ पर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा मार दिया जाता है। या अमाशय में चला गया या फिर छोटी आंत में चला गया तो आंत के द्वारा निकाले गए जूस, या फिर इसके अलावा जो है पित्त रस, ये जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। इसके अंदर कान के अंदर की जो वैक्स पाई जाती है, जिसे खोंटी बोलते हैं, खोंट, वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। तो जिसके बारे में आप समझ गए। इसके बाद देखिए सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कुछ कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं के द्वारा छोड़े गए पदार्थ होते हैं। तो देखिए सेलुलर बैरियर क्या है? सेलुलर बैरियर के अंदर सबसे पहले ल्यूकोसाइड, यानी WBC का नाम आप सुने होंगे, और इसमें हम डिटेल से फिगर बना करके समझाएंगे। इसके बाद फिर मैक्रोफेज है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है। नेचुरल किलर सेल्स, ये लिम्फोसाइट है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। आगे है कंप्लीमेंट सिस्टम। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कई तरह की प्रोटीन होती हैं जो विभिन्न प्रकार के पैथोजन से लड़ने के लिए सक्षम होती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी जो है सेलुलर बैरियर के अंदर आता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब कहीं चोट लगने पर या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर, जलने पर, कटने पर, वहाँ पर हमारी जो बॉडी का पार्ट जहाँ पर जला कटा है वहाँ पर फूल जाता है और गर्म हो जाता है, साथ साथ लाल हो जाता है। इन सब को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेमेशन। फूल जाना, गर्म हो जाना, लाल हो जाना, ये इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है। तो ये भी हमें, ये जो रिस्पांस है, फूल जाना, गर्म हो जाना, ये बैक्टीरिया से हमें सुरक्षा देता है। क्योंकि बैक्टीरिया अगर गर्म रहेगा तो बैक्टीरिया मरेंगे, और फूल जाएगा तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी और हमारी जो वेसल्स है वो पोरस हो जाती है। हालांकि ये सारा डिटेल हम आपको अंदर देंगे। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का मतलब इतना ही आप समझते रहिए कि फूल जाना, गर्म हो जाना और लाल हो जाना, ये इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है। इसके बाद फीवर, किसी भी पैथोजन के अटैक के बाद हमारे शरीर में फीवर, बुखार हमको हो जाता है। ये बुखार होना भी अच्छा रिस्पांस है। अगर बुखार नहीं होगा तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, जबकि बुखार की उपस्थिति में बैक्टीरिया बहुत स्लोली ग्रो या नहीं ग्रो कर पाते हैं। ये सभी सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं। इन सबका डिटेल मैं आगे दूंगा। आगे फिर देखिए साइटोकाइन बैरियर। ये भी कुछ जो है एंटीवायरल प्रोटीन होती हैं जो वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होती है, इन्हें भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 4 तरह के बैरियर हैं, चारों नॉन स्पेसिफिक हैं। देखिए फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। इसे आप लिखेंगे अभी, और लिखने के बाद 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर समझिए कि आप इसे अभी आज ही याद कर जाइए। इसके बाद तब आगे के लेक्चर आएंगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि आगे कौन सी हेडिंग आने वाली है और इसके अंदर क्या बताया गया, ये पूरा आप समझ जाएंगे। पहले आप इसको एकदम याद कर लीजिए, इसी बेस पर हम आगे की वीडियो लाएंगे। अब देखिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसके अंदर 2 होता है। इसके अंदर 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? ऐसी इम्यूनिटी जो किसी पैथोजन के आने पर
हमारी शरीर के अंदर बने या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी शरीर के अंदर बने, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कुल मिलाकर अभी यहाँ पर एक्टिव के अंदर इतना ही समझिए कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी शरीर के अंदर बने उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ऐसी इम्यूनिटी जो बाहर से बना करके हमारी शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, ऐसी इम्यूनिटी जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता हो उसको एक्टिव इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी जो बाहर ही बना करके एंटीबॉडी के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, बाहर कृत्रिम माध्यम से बना करके या नेचुरल माध्यम से ही बना करके हमारे शरीर के अंदर एंट्री करा दिया जाए, तो इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी उसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा, बाहर उस इम्यूनिटी का निर्माण करा करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर भी दो तरह का है। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे हमारे ऊपर कोई वायरस अटैक किया और हमारे अंदर इम्यूनिटी बन करके तैयार हो गई, तो इसको नेचुरल कहेंगे। और ऐसी दशा कि किसी पैथोजन के आने पर हमारी इम्यूनिटी अगर तैयार नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम पहले ही वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। अभी जैसे कोरोना का हम लोग वैक्सीनेशन करवा लिए हैं, तो क्या हमको कोरोना हो गया है? नहीं, हम इसलिए वैक्सीनेशन करवा के रखे हैं ताकि हमारे अंदर की इम्यूनिटी तैयार रहे, इम्यूनिटी जाग करके तैयार रहे, ताकि जब पैथोजन आएगा, कोरोना वायरस आएगा, तो लड़ जाएगी ये इम्यूनिटी। तो हम पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके रखे हैं, इसलिए क्योंकि जितने तेज़ी से कोरोना वायरस अटैक करता है उतनी तेज़ी से हमारी इम्यूनिटी नहीं अटैक कर पाती है, उतनी जल्दी हमारी इम्यूनिटी तैयार नहीं हो पाती है। कोरोना वायरस तो 13-14 दिन में अटैक कर देगा, मार भी सकता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए हम पहले से ही वैक्सीनेशन करवा रखे हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी तैयार है। अब कोई भी वायरस आएगा, यानी कोई वायरस नहीं, कोरोना वायरस आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक होती है, तो उससे लड़ जाएगी। तो अगर वैक्सीनेशन के द्वारा तैयार हो इम्यूनिटी, क्योंकि कोरोना वायरस के अगर आने से हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती तो क्या होता है? नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन हम तो वैक्सीनेशन के माध्यम से इम्यूनिटी अपनी तैयार किए हुए हैं। अब वैक्सीन में भी क्या लगाते हैं? कोरोना ही लगाते हैं, उसको इनएक्टिव फॉर्म में या उसको एक विशेष ऐसी दशा में करके लगाते हैं कि केवल हमारी इम्यूनिटी तैयार हो जाए जा करके और हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, वो ऐसे डोज में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो आप देखे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम थोड़ा बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि वो कोरोना वायरस ही होता है। हालांकि हमें उतना प्रभाव नहीं कर पाता है जितना कोरोना वायरस प्रभाव करेगा, क्योंकि यह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं या फिर अन्य तरह से इसको ट्रीटेड किया जाता है। तो आपने देख लिया कि एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के अंदर बने, पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से लाकर हमारे शरीर के अंदर एंट्री कराया जाए एंटीबॉडी के रूप में, और एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह के। अगर पैथोजन के आने से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बन रही है तो नेचुरल, और अगर हम वैक्सीन के माध्यम से अपने अंदर इम्यूनिटी बना ले रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो ये पूरा आप आउटलाइन समझ गए हैं, इसे आप याद भी कर लीजिएगा लिख करके। तो ओवरऑल कितने तरह की इम्यूनिटी होती है इसे तो आपने समझ लिया, लेकिन इतना ही समझने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको लिखना है, वो भी साधारण सेंटेंस में, ताकि हर कोई पढ़ करके समझ जाए, कैसा भी एग्जामिनर हो ये पूरी तरह से समझ जाए। तो हम क्रम बाई क्रम आगे के लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।